बहुत बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकल आए। दिल्ली में हमें देखने को मिला कि मुग़ल सम्राटों के नाम पर जो सड़कों के नाम थे या गलियों के नाम थे, उन पर हमला किया गया, उन बोर्ड्स को पेंट कर दिया गया, इत्यादि इत्यादि। देखिए, यूं इतिहास कभी एक रंगा नहीं होता। के लिए औरंगजेब को दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो औरंगजेब का कैरेक्टर हो, महात्मा गांधी का कैरेक्टर हो, या फिर सावरकर का कैरेक्टर हो, या कभी पात्रों के बहाने समुदाय विशेष को उनका या तो नायकीकरण करते हैं या खलनायकीकरण करते हैं। सच्चाई यह है कि ना तो नायक पूरी तरह से नायक होते हैं, ना खलनायक ही पूरी तरह से खलनायक होते हैं। जब आप इस भारतीय समाज को मोनोफेथ बनाने की कोशिश करते हैं, मोनोकल्चरल बनाने की कोशिश करते हैं, मोनोलिंगुअल बनाने की कोशिश करते हैं, तब दरअसल आप आइडिया ऑफ इंडिया, भारत के विचार को इरोड कर रहे होते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हाल में एक और फिल्म आई है। एक और क्यों कह रहा हूँ, हम थोड़ी देर बाद इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन फिल्म है छावा नाम से एक फिल्म आई, जो कि लक्ष्मण उतेकर हैं इसके डायरेक्टर, और विकी कौशल नाम के अभिनेता ने इस फिल्म में छत्रपति संभाजी, जो कि छत्रपति शिवाजी के पुत्र हैं, उनकी भूमिका अदा की है। इस फिल्म में बताया गया कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज जो हैं वे मुग़ल सम्राट औरंगजेब से युद्ध करते हैं, और विकी कौशल ने इस भूमिका को शायद बहुत अच्छे तरीके से किया है, जिसकी वजह से काफ़ी फिल्म लोकप्रिय हुई है। फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर इसमें काफ़ी सफलता मिली है। मैं चूँकि फ़िल्म पढ़ाता रहा हूँ, मीडिया पढ़ाता रहा हूँ, हम अक्सर फ़िल्मों को इतिहास समझने के एक औजार की तरह भी देखते रहे हैं। समाजशास्त्रियों तक ने ये किया है कि फ़िल्मों को एक समाजशास्त्रीय औजार की तरह देखना, और उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करना कि जब ये फ़िल्म बन रही थी, ना केवल जबकि ये फ़िल्म है, बल्कि जब ये फ़िल्म बन रही थी उस समय क्या ऐतिहासिक स्थितियाँ होंगी जिनसे कि इस किस्म की फ़िल्म बनाई गई होगी। आज हम यही प्रक्रिया अपनाने की कोशिश करेंगे, एकमात्र इस फिल्म के लिए नहीं, बल्कि एक ट्रेंड जो हमें दिखाई दे रहा है पिछले कुछ समय से, उस ट्रेंड को लेकर। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक के बाद एक फिल्में आई हैं, भले ही वो पूरी तरह से काल्पनिक हों या वे फिल्में दावा करें कि उन्होंने इतिहास से भी कुछ हिस्सा लिया है, लेकिन एक ट्रेंड दिखाई देता है। आपको पद्मावत दिखाई देती है, आपको पानीपत दिखाई देती है, आपको तानाजी दिखाई देती है, आपको बाजीराव मस्तानी दिखाई देती है, यहाँ तक कि काफ़ी विवादित रही केरला स्टोरी दिखाई देती है, या कश्मीर फाइल्स दिखाई देती है। क्या करने की कोशिश कर रही हैं आप? देखिए, एक पूरा ट्रेंड है। एक तरह की फिल्में एक के बाद एक पिछले कुछ सालों में लगातार आई हैं, और इन फिल्मों ने प्रभाव डाला है जनमानस पर, नैरेटिव बनाने में भूमिका अदा की है। क्योंकि अब देखेंगे कि छावा फिल्म आने के एकदम बाद एक तरह से बहुत बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर निकल आए। दिल्ली में हमें देखने को मिला कि मुग़ल सम्राटों के नाम पर जो सड़कों के नाम थे या गलियों के नाम थे, उन पर हमला किया गया, उन बोर्ड्स को पेंट कर दिया गया, इत्यादि इत्यादि। देखिए, यूं इतिहास कभी एक रंगा नहीं होता। हर बार इतिहास लिखा जाता है, बार बार लिखा जाता है, और ये प्रक्रिया इतिहास में जारी रहनी चाहिए। इसमें कोई खास आपत्ति की बात होती नहीं है। जिसके पास सत्ता होती है वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इतिहास को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करता है। पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ। लेकिन जब कला ऐसा करने की कोशिश करती है तो वो एक अलग तरह से नैरेटिव को काट रही होती है। मान लीजिए, पहले आप कहते हैं कि एक विचारधारा के इतिहासकार ज्यादा थे और उन्होंने एक तरह का इतिहास लिखा। अब दूसरी विचारधारा से प्रभावित होकर कुछ और इतिहासकार नए तरीके से इतिहास लिखना चाहते हैं। बिल्कुल स्वागत है, आप लिखने की कोशिश कीजिए। आपके सामने वही तथ्य होंगे, उनके आधार पर आप कुछ रिसर्च पेपर्स लिखेंगे। वो रिसर्च पेपर दूसरे हिस्टोरियंस के पास जाएंगे और वो अपने फैक्ट्स के हिसाब से उसका एक पीयर रिव्यू करेंगे, और हो सकता है कि इससे इतिहास की अब तक की समझ में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल बदलाव भी आ जाए, कोई बुराई नहीं। लेकिन जब पॉपुलर आर्ट ऐसा करने की कोशिश करती है और एक तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है, तब हमें थोड़ा गंभीरता से इसे समझना चाहिए। मैं क्यों इस पर जोर दे रहा हूं, उसे समझिए। मूलतः आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि इस तरह से जो तमाम पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स, खास तौर से हिंदी की फिल्में, जब एक के बाद एक बहुसंख्यक शोविनिज्म जो होता है, एक तरह का बहुसंख्यक वाद जो होता है, वह फिल्मों पर
रिलीजियस या लिंग्विस्टिक्स या सोशल ग्रुप्स, इनके संदर्भ में एक ही तरह का, जिसे हम लीनियर नैरेटिव कहते हैं, एक तरफा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या असर पड़ता है और उसके बारे में हमें क्यों सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, सिनेमा नई चीज नहीं है। 100 साल के लगभग हमें भारत में सिनेमा देखते हुए हो गए हैं, और वे कोई एक तरफा चीज भी नहीं है। हर तरह का सिनेमा बनता रहा। पहले भी ऐसा सिनेमा बना जिसे हम पुनरुत्थानवादी सिनेमा कहते हैं। शुरुआत ही इसी बात से हुई, जब हमने अतीत को लेकर फिल्में बनाने की कोशिश की। सौरभ मोदी की फिल्में आप देखिए, एक के बाद एक ऐसी फिल्में दिखाई देती हैं। तो फिल्में बनाने की कोशिश की, उम्मीद ये थी कि जनता अपने अतीत पर गर्व करना सीखे, और वे सब तरह के लोग थे उसमें हिंदू शासकों पर भी फिल्में बनी, उनमें मुसलमान शासकों पर भी फिल्में बनी, उनमें अन्य क्षेत्रीय चीज़ों पर भी फिल्में बनी। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो काम की बात है वो यहाँ यह है कि इस पॉपुलर सिनेमा जो है वह सामान्यतः अब तक जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उन कॉम्प्लेक्सिटीज को थोड़ा सरल बनाकर आम जनता के लिए पेश करता रहा था। क्योंकि इतिहास कॉम्प्लेक्स होता है, इतिहास जटिल होता है। जब कोई आपको इतिहास को सीधी रेखा में बताने की कोशिश करता है, तब वह उन जटिलताओं की उपेक्षा करता है। चाहे वह व्यक्ति हो, बहुत सारी हिस्टोरिकल फिगर्स की बात की, आजकल औरंगजेब की बात हो रही है। दुनिया की तमाम, देश की तमाम समस्याओं के लिए औरंगजेब को दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो औरंगजेब का कैरेक्टर हो, महात्मा गांधी का कैरेक्टर हो, या फिर सावरकर का कैरेक्टर हो, या किसी अन्य हिस्टोरिकल फिगर का कैरेक्टर हो, जब आप उन कैरेक्टर्स को लीनियर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, आपको उनमें केवल अच्छाई या केवल बुराई दिखाई देनी शुरू होती है, तब आप इतिहास की नज़र से उसे नहीं देख रहे। क्योंकि ऐसे में आप क्या करते हैं, आप सर्टेन कुछ पात्र विशेषों को, या कभी कभी पात्रों के बहाने समुदाय विशेष को, उनका या तो नायकीकरण करते हैं या खलनायकीकरण करते हैं। सच्चाई यह है कि ना तो नायक पूरी तरह से नायक होते हैं, ना खलनायक ही पूरी तरह से खलनायक होते हैं। इतिहास की सच्चाई तो यही है। लेकिन हम जब उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम स्टीरियोटाइप्स को और ज़्यादा उन पर बलाघात दे रहे होते हैं, स्टीरियोटाइप्स को जो है और मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुल मिलाकर मेरा क्या कहना है, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ नैरेटिव्स जो है वह क्या करता है, यह अस वर्सेस देम क्रिएट करता है। कितनी हैरानी की बात है कि किसी राजा जिसका नाम औरंगजेब था, वो किसी एक समय में सम्राट था, और सम्राट होने के नाते जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ राजनीति में होती हैं वो सब उस व्यक्ति में भी रही होंगी। उसके आधार पर हम तय करें कि आज अमुक समुदाय के लोग जो हैं उनको इस नज़र से देखा जाना है। चलिए, ये तो इतिहास की बात है। कला का काम क्या है? क्या वास्तव में कला का काम इस तरीके का यूनिडायमेंशनल नोशनल आइडेंटिटी को खड़ा करना है, एक ऐसी आइडेंटिटी को खड़ा करना जिसमें कि एक समुदाय के लोगों की एक तरह की आइडेंटिटी है और दूसरे समुदाय के लोगों की दूसरी तरह की आइडेंटिटी है? क्या यह जटिलताओं को नजरअंदाज करके इस तरह का सिंप्लीफिकेशन सच्चा तरीका है? क्या ये ऐसा तरीका है जो स्वीकार्य है? क्योंकि हो क्या रहा है, एक बड़ा नैरेटिव है। उस नैरेटिव को पुष्ट करने के लिए आपको इतिहास भी चाहिए, आपको कला भी चाहिए, आपको समाज भी चाहिए। आप इतिहास भी बदलते हैं, कला भी बदलते हैं, समाज भी बदलते हैं, और उसके आधार पर उस बड़े नैरेटिव को खड़ा करने की और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। और यह दरअसल जिस चीज़ पर असर डालता है वह समाज को एक नहीं रहने देता है। वह एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा कर देता है। फिल्मकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसकी तो फिल्म चलेगी, उसको कुछ पैसा मिल जाएगा, कलाकारों को कुछ पैसा मिल जाएगा। अच्छा है, देश में कला की तरह की फिल्म कला बढ़नी चाहिए, उद्योग बढ़ना चाहिए, इससे रोजगार मिलते हैं, लोगों को पैसा मिलता है, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये प्रॉफिट जब पोलराइजेशन करता है और जो विवाद हैं उनको पैदा करने की कोशिश करता है, तब देश के नागरिक होने के नाते हमको थोड़ा सा सिट बैक करना चाहिए, बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हम वास्तव में यही चाहते हैं? क्या इस देश के प्लूरलिज्म, जो इस देश का बहुलतावाद है, जो आपके संविधान में दिखाई देता है, जो आपके समाज में दिखाई देता है, जो आपके इतिहास में भी दिखाई देता है, क्या हम उसे नजरअंदाज कर कर एक एकांगी दृष्टि खड़ा करना चाहते हैं? और उसमें अगर हम ऐसा करता होते हुए देख रहे हैं, तो उसमें ये
मीडिया प्रोडक्ट्स क्या भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये आइसोलेशन में आ रहे मीडिया प्रोडक्ट नहीं है। ये फिल्में आइसोलेशन में नहीं आ रही। इन फिल्मों के साथ में बाकायदा एक सोशल मीडिया तंत्र खड़ा होता है, जो इस पे पहले चर्चाएं शुरू करता है। ये ट्विटर पे जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है, ये फेसबुक पे जाता है, ये यूट्यूब पे जाता है, और उसके आधार पर एक अस वर्सेस देम खड़ा किया जाता है। एक ऐसी कहानी खड़ा करने की कोशिश की जाती है कि मानो इस समाज में दो ही तरह के लोग थे, और वही दो ही तरह के लोग लगातार एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों ने इस बात को बताया, आज भी आलोचक बता रहे हैं कि किस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं छत्रसाल की सेना में, संभाजी की सेना में, शिवाजी की सेना में मुस्लिम जो सेनापति थे वे थे, या इसी तरीके से अकबर की सेना में या औरंगजेब की सेना में हिंदू सेनापति मौजूद थे। और वे जब कहते हैं कि औरंगजेब की सेना को हराया, तो वह मुसलमानों को नहीं हराया जा रहा था, क्योंकि उसकी सेना में अधिकांश लोग हिंदू ही थे, स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि देश की आबादी का जो अनुपात है वो तब भी रहा होगा और उसी किस्म का रहा होगा। और जाहिर है कि सेना में दोनों तरह के लोग रहे होंगे, दोनों तरह की सेना में दोनों तरह के लोग रहे होंगे, तो ये कभी भी हिंदू वर्सेस मुसलमान युद्ध था ही नहीं। लेकिन इससे संकट क्या है? इससे संकट ये है कि जब आप इस बहुलतावाद को नज़रअंदाज करते हैं, जब आप इस सोसाइटी के प्लूरलिज्म को नज़रअंदाज करते हैं, तब आप एक तरह का सॉफ्ट किस्म का रिवाइवलिज्म को जन्म दे रहे होते हैं। और ध्यान रखिएगा, चाहे सकारात्मक तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन में किया गया रिवाइवलिज्म हो, या बाद में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया मुस्लिम रिवाइवलिज्म हो, या फिर आज़ादी के बाद होने वाले रिवाइवलिज्म हो, पुनरुत्थानवादी जो तमाम ताकतें होती हैं, अंततः वह पोलराइजेशन करती। ये पोलराइजेशन पहले हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको हम सकारात्मक देखते हैं, और बाद में ऐतिहासिक तौर पर हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकता है, जैसा हमने आज़ादी के बाद की कुछ स्थितियों में देखा। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते मुझे बेहद चिंता होती है जब हम देखते हैं कि नैरेटिव्स जो हैं वो मोनोकल्चरल बनाए जाते हैं। एक ही तरह की संस्कृति को देश की एकमात्र संस्कृति की तरह देखना, इससे जो नैरेटिव खड़े होते हैं, ये नैरेटिव इस सच्चाई को से मुंह मोड़ते हैं कि ये समाज मल्टी फेथ है, मल्टी कल्चरल है, मल्टीलिंगुअल है। और ये जो मल्टी कल्चरल, मल्टी फेथ और मल्टीलिंगुअल होना है, ये इसका कैरेक्टर है, ये चरित्र है भारतीय समाज का। जब आप इस भारतीय समाज को मोनोफेथ बनाने की कोशिश करते हैं, मोनोकल्चरल बनाने की कोशिश करते हैं, मोनोलिंगुअल बनाने की कोशिश करते हैं, तब दरअसल आप आइडिया ऑफ इंडिया, भारत के विचार को इरोड कर रहे होते हैं। तो क्या समस्याएं आ रही हैं इसमें? हम देख रहे हैं, पहली बात, जो हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको छीजते हुए देख रहे हैं। इतिहास केवल अच्छा केवल बुरा की तरह होता नहीं है, इतिहास जटिलताओं से भरा होता है। इसमें आप जब भी एक का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, चाहे वो मुगल ग्लोरिफिकेशन करें या फिर आप शिवाजी ग्लोरिफिकेशन करें, वो कॉम्प्लेक्सिटीज को नजरअंदाज कर कर ही संभव है। दूसरा, आप इसमें ओवर सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। आप कहते हैं अतीत में सब अच्छा था, अतीत में बहुत प्यारी चीजें थी, वर्तमान में वे नष्ट हो गई। सच्चाई ये है, ना तो अतीत बहुत अच्छा था, ना वर्तमान बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन जो नुकसान है वो और डरावना है, क्योंकि ये प्रभावित अतीत को नहीं करता, प्रभावित हमेशा वर्तमान और भविष्य को करता है। इससे सामुदायिक तनाव बढ़ते हैं, एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा किया जाता है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जिसमें बताने की कोशिश की जाती है कि अमुक ऐतिहासिक जो व्यक्ति था, उसकी बुराइयों का जो जिम्मा है वो अमुक व्यक्ति के पास है। समुदाय के तौर पर हो रहा होता तो हम देखते हैं कि कैसे फिर वो बदलता है सांप्रदायिक दंगों में और दूसरी तरह की हिंसाओं, और ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज हैं। आप एक एक करके इन फिल्मों को देखने की कोशिश कीजिए। पद्मावत किस तरह का ग्लोरिफिकेशन करती है एक समुदाय विशेष का, और कैसे स्त्रियों के मातहतीकरण को ग्लोरीफाई किया जाता है, जौहर को ग्लोरीफाई किया जाता है। आज वर्तमान समय में आप इस बात की कल्पना करें कि सामुदायिक तौर पर स्त्रियों को जलाया जाना, चाहे वो सती हो चाहे जौहर हो, क्या ये ग्लोरिफिकेशन की बात है? या फिर आप इसी किस्म की दूसरी फिल्मों में देखते हैं, या आसपास के इतिहास पर तैयार की गई फिल्मों को देखते हैं, केरला स्टोरीज को देखते हैं, कश्मीर फाइल्स को देखते हैं, तो आपको लगातार ये दिखाई देता है कि स्टोरी टेलिंग को जिस बैलेंस की जरूरत है, जिस संतुलन की जरूरत है, वह संतुलन थोड़ा सा मिस हो रहा है।
फिल्म मेकर्स को, फिल्म क्रिटिक्स को, उससे ज़्यादा फिल्म के दर्शकों को इस बात को समझना है कि कोई बुराई नहीं है कि आप मनोरंजन के लिए जाके फिल्में देखें और उसे मनोरंजन के ही एक उत्पाद के तौर पर लें। आप उसे काल्पनिक चीज़ों की तरह देखें। यद्यपि शुरू में बाकायदा एक कुछ सेकंड के लिए एक डिस्क्लेमर आता है जो कहता है कि ये फिल्म जो है एक काल्पनिक फिल्म है और कल्पना पर आधारित फिल्म है, लेकिन सच्चाई ये है कि जनमानस अभी उतना प्रशिक्षित नहीं है, वो उसे कल्पना की तरह देख नहीं पाता है। उसे अचानक लगने लगता है कि यही सच्चा इतिहास है। सच्चाई यह है कि इतिहास आपको इतिहास की किताबों में मिलेगा, पुस्तकालयों में मिलेगा, दुनिया भर के पुस्तकालयों में मिलेगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आप क इतिहासकार को पसंद नहीं करते तो ख इतिहासकार की किताब पढ़ लीजिए, ग की पढ़ लीजिए। देशी इतिहासकार पसंद नहीं है, विदेशी इतिहासकारों की पढ़ लीजिए। आपको हिंदू इतिहासकार पसंद नहीं है, मुसलमान इतिहासकारों की पढ़ लीजिए, या वाइस वर्सा। क्योंकि इतिहास में एक डाइवर्सिटी लेखन में आपको दिखाई देगी। लेकिन जब आप फिल्मों की तरफ जाएंगे और किसी निर्देशक को, किसी फिल्मकार को यह तय करने देंगे कि वो आपके इतिहास बोध को निर्मित करे, तब निश्चित तौर पे आपका इतिहास बोध निर्मित नहीं हो रहा होगा, वह नष्ट हो रहा होगा। वह देश का एक एकांगी नैरेटिव आपके दिमाग में खड़ा करने की कोशिश करेगा और देश के बहुलवाद को, देश के प्लूरलिज्म को नुकसान पहुंचा रहा होगा।